चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल। अब हम लोग इस सत्र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा-सा ब्रीफ सत्र क्यों आज ज़रूरी है और क्यों आप सभी के लिए ख़ास है। इस सत्र के माध्यम से आप सब ये जानेंगे कि आयोग द्वारा इंटरव्यू की प्रक्रिया कैसे संचालित होती है। विशेष रूप से इस सत्र में उम्मीद करते हैं वही प्रतिभागी जुड़े हुए हैं जो भावी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने वाले हैं। जो अभी हाल के दिनों में बीएसयूएससी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में इंटरव्यू देने वाले हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे प्रतिभागी होंगे जो पहली बार मुझसे रूबरू हो रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो मुझे कई बार सुने होंगे ऐसे लाइव इस तरह से गूगल मीट के माध्यम से क्योंकि जनरल मीटिंग मैं इससे पहले भी कई बार रखते रहा हूँ। एक सेकंड मुझे थोड़ा मोबाइल साइलेंट मोड में डाल लेने दें क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करने लग रहे हैं। चलिए साइलेंट मोड में हो गया है। देखिए, मेरी एक ये लड़ाई है, जिस लड़ाई की वजह से आप सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मेरी किससे लड़ाई है? मेरी आयोग से लड़ाई है। मैं थोड़ा-सा 3-4 मिनट आप सभी के समक्ष नैतिक पक्ष रख देना चाहता हूँ। इसके बाद हम लोग सीधे विषय वस्तु पर आएँगे। नैतिक पक्ष क्या है? देखिए बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा जो आयोग द्वारा इंटरव्यू लिया जा रहा था, इस नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे कि मैं क्या हूँ? आज मैं आप सभी को सभी बातें बताने वाला हूँ। 2-4 मिनट जैसा कि मैंने बताया कि नैतिक पक्ष होगा, इसके बाद हम लोग विषय वस्तु पे आएँगे। नैतिक पक्ष ये है कि बीएसयूएससी द्वारा इंटरव्यू जब लिया जा रहा था, तो मैं भी एक विषय में अभ्यर्थी था। मुझे आयोग द्वारा 14 अंक आवंटित किए गए थे इंटरव्यू। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में नेट की अनिवार्यता थी। नेट अनिवार्य इन द सेंस कि छद्म रूप में अनिवार्य ही था चूँकि नेट की इतनी ज़्यादा सॉरी नेट नहीं, मुझसे गलती से स्लिप हो गया पीएचडी। पीएचडी की इतनी ज़्यादा वेटेज थी, 30 अंक आवंटित थे पीएचडी पे, 10 अंक रिसर्च पेपर वगैरह पे। और अभी मैं नवीन रिसर्चर था, तो लाज़मी है कि मेरे पास पीएचडी नहीं था। मैं केवल नेट के बेसिस पे दुर्भाग्यवश कहिए या फिर किसी कारणवश या जो भी कहिए इंसिडेंटल इंसिडेंटल तौर पर मुझे आयोग द्वारा इंटरव्यू के लिए चयनित किया जाता है और मैं जाता हूँ इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन उस समय होता क्या है कि इंटरव्यू तो मेरा बहुत अच्छा होता है और मुझे 14 अंक आवंटित किए जाते हैं। लेकिन मेरा चयन जैसा कि जब फॉर्म में अप्लाई किया था, उसी समय तय था कि मेरा चयन नहीं होने जा रहा है और मेरा चयन नहीं भी हुआ। लेकिन जब मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे नॉन डिज़र्विंग कैंडिडेट का चयन हुआ, बहुत ही ऐसे नॉन डिज़र्विंग कैंडिडेट का चयन हुआ, जो कि शायद उस कारण उस लायक वो थे भी नहीं, वो डिज़र्विंग थे भी नहीं, ले इसके बावजूद चयन हुआ। तो मेरी आयोग से एक नैतिक रूप से लड़ाई छिड़ गई। मैंने क्या सोचा कि आज के बाद से मेरा चयन नहीं हुआ, लेकिन कम से कम 500 हज़ार की मैं एक फ़ौज खड़ा करूँगा जो कि सभी चयनित होंगे। जिनको मैं ट्रेंड करूँगा जो कि चयनित होंगे। और आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 500 से ज़्यादा ऐसी संख्या हो चुकी है, जो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के तत्वावधान में रिसर्च एंड गाइडेंस क्लासेस किए हैं या रिसर्च क्लासेस किए हैं, वो सभी चयनित हो चुके हैं। यह सिलसिला शुरू होता है साइकोलॉजी विषय से। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल इस जंग में साइकोलॉजी विषय से प्रवेश करता है। साइकोलॉजी विषय से लेकर के अब तक जितने भी विषयों के रिजल्ट प्रकाशित हो चुके हैं, उन सभी विषयों को अगर कुल मिला दिया जाए तो लगभग 500 से भी ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं, जो डायरेक्ट मुझसे बेनिफिटेड रहे हैं और वो आज चयनित हो चुके हैं। तो ये मेरे लिए भी एक बहुत प्राउड फील मोमेंट है और मैं कहीं न कहीं अपने लड़ाई में जीत रहा हूँ। आयोग ने मुझे हराया था और मैंने आयोग से ये कहीं न कहीं अपने अंदर से ये प्रण ठाना था कि ठीक है, तुमने मुझे हराया, मैं लगभग 500 या 1000 राज अमन को वहाँ खड़ा कर दूँगा। आप सभी जानते ही हैं मेरा नाम राज अमन है। अभी मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, तो डॉक्टर राज अमन कह सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि लगभग वहाँ पे इतने लोग चयनित हो चुके हैं। तो फिर आज मॉक के ये जनरल मीटिंग का क्या उद्देश्य था? देखिए बहुत सारे आप में से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि मॉक इंटरव्यू के लिए हमारे पास प्रतिभागी के रूप में रजिस्टर्ड अपने आप को कर रखे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इसका बेनिफिट केवल उन्हें ही मिले जो प्रतिभागी केवल मॉक इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं। इसका प्रतिफल, इसका बेनिफिट उन्हें भी मिले जो मुझसे वर्षों से जुड़े हुए हैं हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या भिन्न-भिन्न वजहों से। मैं आप सभी को कुछ टेक्निक बताने वाला हूँ, जिस टेक्निक के माध्यम से आप सभी भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ।
देखिए, आयोग द्वारा कई स्तर पे तकनीकी त्रुटियाँ की जा रही हैं, नो डाउट। आप सभी देख भी रहे हैं, मैंने लगातार हायर एजुकेशन वॉच चैनल यूट्यूब के माध्यम से उन चीज़ों पर पर्दाफ़ाश भी करने का प्रयास किया और बहुत सारी पारदर्शिता भी लाने का प्रयास किया। अभी आप सभी एट लीस्ट जो-जो इंटरव्यू दे कर के आते हैं उनको कम से कम 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 1 महीने बाद अपना स्कोर कार्ड वो देख पाते हैं। वो हम ही लोगों के एक साझा देखिए मैं अकेला अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ पाता है। आप सभी हैं तब मैं। आप सभी के अस्तित्व से मेरा अस्तित्व हुआ। है ना? मैं अकेला कुछ भी नहीं था, आप अगर मेरे पीछे नहीं खड़े रहते। तो चूँकि आप सभी का इतना जन समर्थन मिला कि ये आवाज़ सीधे आयोग तक पहुँची और आयोग तक पहुँचने के बाद उसका अंजाम ये हुआ कि अभी हर स्तर पर वहाँ पर सुधार हुआ है। रिसर्च पेपर वगैरह में भी बहुत आने वाले समय में मतलब जिनके संग हादसा हो गया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले समयों में वो हादसा पर और ज़्यादा विराम लगेगा। चूँकि अभी माननीय न्यायालय भी फिज़िक्स वगैरह के केसेज़ में भी उनको अच्छी खासी फटकार लगाई है और ऐसा संभव है कि बहुत जल्दी आयोग के जो चेयरमैन हैं, वो खुद माननीय न्यायालय में खड़े हों। उनको खुद ही आयोग के सामने रिप्रेज़ेंट होना पड़े। आयोग के सॉरी आयोग नहीं माननीय न्यायालय के सामने जवाब देना पड़े। ये जल्द आपको देखने को मिल सकता है। कुल मिला के हमने ये सार्थक प्रयास करने का प्रयास किया कि जो भी आवश्यकता हो, उस पर काम किया जाए ताकि आयोग में बहुत सारी चीज़ें जो अनियमित तरीके से हो रही थी, उस पर कहीं न कहीं अच्छे से वर्क हो, चाहे रिसर्च पेपर का मामला हो या फिर एक्सपीरियंस वगैरह का मामला हो। बहुत हद तक उसमें चीज़ें पारदर्शी हुई हैं। अच्छा कई प्रतिभागियों को ऐसा लगता है अच्छा देखिए, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस वाक्य से हो सकता है आप में से कोई असहमत भी हो। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ इंटरव्यू के मार्क्स को लेकर के। कई प्रतिभागियों को ऐसा लगता है कि जो इंटरव्यू का स्कोर है, उसमें भी वहाँ पर फेवरिज़्म चलता है, वहाँ पे पक्षपात चलता है, वहाँ पर अपने-अपने लोगों को अंक दिया जाता है। तो जो मेरा अपना अनुभव है और मैं केवल अपने अनुभव के आधार पे आपके समक्ष नहीं बता रहा हूँ। मेरे पास ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका अनुभव नहीं है। इस आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में देखिए मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो कि अपनी बड़ाई स्वयं करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश कहिए या इत्तेफ़ाक से कहिए, इस नियुक्ति प्रक्रिया की जो पहला विषय है आंगिका, आंगिका है अगर मैं करेक्ट हूँ तो या फिर और कोई एक छोटा-मोटा विषय था, उस विषय से लेकर के अब तक जो होम साइंस विषय का होने वाला है, ऐसा कोई विषय नहीं रहा है जिसके चयनित प्रतिभागियों से मैंने संवाद ना किया हो, बात ना किया हो। यानी कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में 2020 से लेकर के आज 2025 तक में जितने भी विषयों के रिज़ल्ट प्रकाशित हो चुके हैं, उन सभी विषयों के चयनित अभ्यर्थियों से कहीं न कहीं मैंने वार्ता की है। और मैंने ये जानना चाहा कि क्या उनका अनुभव रहा। अच्छा, ये वार्ता मेरी उनके रिज़ल्ट आने के पहले भी रही और रिज़ल्ट आने के बाद भी रही। इंटरव्यू देकर के आए तब भी रही और इंटरव्यू के बाद जब रिज़ल्ट निकल के आए तब भी रही। तो उन सभी के 1 सेकंड कुछ लोगों का क्या कहना है कि आवाज़ नहीं आ रहा है। कोई एक लोग रेक्टिफ़ाई करें, क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? ओके, ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप अपने माइक को ऑन कर लें, ओके ऑफ कर लें, ठीक है। तो जैसा कि मैंने क्या बताया कि डे 1 से लेकर के अब तक जितने भी अभ्यर्थियों द्वारा इंटरव्यू दिया गया, सबके अनुभव को मैंने सुना और जो उनका एवरेज रिव्यू निकल के आया, वो ये था कि इंटरव्यू एक ऐसा चरण था, जहाँ पर उनके द्वारा किसी भी स्तर पे कोई भी फेवरिज़्म नहीं किया जा रहा था, पक्षपात नहीं किया जा रहा था, ठीक है? तो अपने मन से पहली बात तो ये भय निकाल दें कि इंटरव्यू में किसी तरह से पक्षपात होता है। इंटरव्यू स्तर पे किसी भी प्रकार से कोई पक्षपात नहीं होता है। एक जनरल सिनेरियो है। अब देखिए चूँकि वहाँ पर कोई रोबोट तो नहीं बैठा है, वहाँ पे इंसान ही बैठे हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी एकाक अभ्यर्थी, किसी भी कारणवश या जैसे भी उनका परिचय रहा हो या जो भी रहा हो, वो इत्तेफ़ाक से उनको अंक आवंटित अच्छा खासा कर दिया गया हो, ठीक है? मतलब जितना डिज़र्व नहीं करते थे, उतना उससे ज़्यादा अंक मिल गया हो। वो कुछ एकाक के संग हो सकता है। बाकी सबके संग ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो जैसा डिज़र्व करते हैं, उनको अंक ऐसा ही मिलता है। हम सभी पहलू पे बात करेंगे, बात थोड़ी लेंदी हो रही है, चूँकि इसलिए लेंदी हो रही है कि मैं सभी पहलू आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। इंटरव्यू की शुरुआत से लेकर के आप कैसे इंटरव्यू प्रिपेयर अपने आप को करेंगे, सब कुछ रखना चाहूँगा। पवन कुमार श्रीवास्तव सर या जो भी कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है, वो आपके साइड से टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप एक बार लीव होकर के जुड़ जाएँ, तो आपको आवाज़ आने लगेगी क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों को आवाज़ आ रही है, अन्य लोगों को। तो जैसा कि मैं क्या बताया
कि वहाँ पर फेवरिज़्म नहीं हो रहा है। एक चीज़ तो अपने मस्तिष्क से निकाल दें कि वहाँ पे किसी तरह का इंटरव्यू में पक्षपात हो रहा है। इसके बावजूद कई अभ्यर्थियों को लगता है कि मेरा इंटरव्यू में कम अंक आया और कई लोगों को लगता है कि नहीं, मेरे संग वहाँ पे पक्षपात किया गया। तो देखिए, ऐसा इसलिए भी कई बार लगता है क्योंकि आप जो अपना आकलन करते हैं, आप स्व आकलन करते हैं। आप स्वयं के प्रदर्शन के आधार पर आप अपना आकलन करते हैं। लेकिन वास्तव में वहाँ पर जो अंक आवंटित किए जाते हैं, वो कॉम्परेटिव आधार पे अंक आवंटित किए जाते हैं। तुलनात्मक रूप से अंक आवंटित किए जाते हैं। मतलब आपके पूर्व जो अगर बहुत अच्छा बोल के गया होगा, बहुत सारे प्रतिभागी और इसके बाद अगर आप जा रहे हैं, तो वैसे में क्या होगा? आपके पहले जो अच्छे-अच्छे बोल के गए होंगे और आपका प्रदर्शन थोड़ा डाउन रहेगा, तो ऐसे में संभावना है कि आपका अंक कट जाएगा। आपको कम अंक आवंटित होंगे और आपके पूर्व में अगर लो स्टैंडर्ड के अभ्यर्थी गए होंगे, जो कम अच्छे वक्ता रहे होंगे, जिनको कम अपने सब्जेक्ट का नॉलेज रहा होगा और आप उनसे अच्छा प्रदर्शन करके आए हों, तो ऐसी स्थिति में आपको अधिक अंक आवंटित होने की संभावनाएँ बनी रहती हैं। तो जो आप अपना एनालिसिस करते हो, वो तो केवल अपने रिज़ल्ट के आधार पे एनालिसिस करते हैं। आप केवल अपने इंटरव्यू के आधार पे एनालिसिस करते हैं। आप सर्वांगीण आधार पे तो एनालिसिस नहीं करते हैं ना। आप अपने पहले वाले का नहीं जान रहे हैं, अपने बाद वाले का नहीं जान रहे हैं। तो इसलिए कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, कई लोग कि नहीं सर मेरा तो बहुत अच्छा गया था लेकिन मुझे इंटरव्यू में कम अंक मिला। तो वो केवल अपने आधार पे अपनी बातें रख रहे हैं। वो कॉम्परेटिव आधार पे नहीं बातें रख रहे हैं, चूँकि अपने पहले वाले का वो नहीं जान रहे हैं। इतने देर तक मेरे लेक्चर देने का मात्र एक उद्देश्य था कि आप सभी अपने मन से इस बातों को निकाल दें कि आयोग द्वारा इंटरव्यू स्तर पर किसी तरह का फेवरिज़्म किया जाता है, पक्षपात किया जाता है। बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। ये अपने मन से निकाल दें। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पर कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? देखिए कल हम चूँकि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल द्वारा रोज़ ही मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। कल जो प्रतिभागी आए थे, कल थोड़ा हमें निराशा लगी। कल 3 प्रतिभागी मॉक इंटरव्यू देने के लिए आए थे। उन तीनों का प्रदर्शन बहुत ही लो ग्रेड का था। उन तीनों के चयन होने की संभावनाएँ बिल्कुल ही नगण्य हैं। तो मुझे ऐसा लगा, मेरी स्वचेतना ने मुझे जागृत किया कि मुझे एक जनरल मीटिंग रखना चाहिए, ताकि आप सभी को एट लीस्ट बता सकूँ कि देखिए जी, आप लोग कैसे अपने आप को तैयार करें। ओके? ताकि अगर जो मॉक इंटरव्यू के लिए रजिस्टर्ड हैं या जो होने वाले हैं, वो कम से कम आएँ तो अपने आप को उस स्तर पे तैयार करके लेकर के आएँ अपने आप को। ठीक है? तो आपको क्या-क्या करना है, उन बातों पर ज़रा फ़ोकस करिए। देखिए, आयोग के पास आपके लिए कोई प्रश्न पहले से लिख करके नहीं तय रखा जाता है कि अच्छा, अच्छा आने दो। अब ये आएँगे ना, इनसे ये वाला प्रश्न पूछेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उनके पास कोई सेट ऑफ क्वेश्चन तैयार नहीं है पहले से कि ये आएगा तो इससे ये पूछेंगे, वो आएगा तो उससे वो पूछेंगे। वो सारे के सारे प्रश्न जो होते हैं, आपके ही उत्तरों से निकालते हैं। आप जो-जो उत्तर देते हैं, वही अगला प्रश्न बनता है, अमूमन, ठीक है? तो आप ही अपने प्रश्नदाता हैं आयोग के। आयोग कोई प्रश्न डिसाइड नहीं करता है। मुख्य रूप से 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है आप लोग को तैयार करना। क्या-क्या? एक है आपका रिसर्च का पार्ट। अमूमन चूँकि देखिए, आपको सबसे ज़्यादा अंक किस चीज़ पर आवंटित हो रही है? रिसर्च पे। 40 अंक आवंटित हो रही है, 30 अंक पीएचडी पर और 10 अंक रिसर्च पे। तो 40 अंक आवंटित हो रही है। देखिए, ये जो भी बोल रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है, आप एक बार लेफ्ट होकर के फिर से रिजॉइन करें, क्योंकि बाकी सभी यहाँ पे 94 लोग जुड़े हुए हैं, 93 लोग। आई होप सबको आवाज़ आ रही है, तभी यहाँ पर शांत बैठे हुए हैं, अन्यथा यहाँ पर सभी माइक ऑन करके यहाँ पर मुझे बोलने नहीं देते कि आवाज़ नहीं आ रही है, राइट? तो आप एक बार लेफ्ट कर जाएँ, इसके बाद फिर से रिजॉइन करें, जिनको भी आवाज़ नहीं आ रही है। या फिर अपने साइड से वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज़ कर लें, क्योंकि ये आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो जैसा कि मैं क्या बता रहा था कि हाँ, देखिए वहाँ पे जो रिसर्च का पॉइंट होता है उसमें 40 अंक आवंटित हैं एपीआई स्कोर में, आपको मालूम है 30 अंक पीएचडी पर और 10 अंक रिसर्च पर, राइट? पीएचडी रिसर्च पेपर पे। तो आप स्वयं से सोच सकते हैं कि जब 40 अंक रिसर्च पेपर पर आवंटित हैं, रिसर्च पे आवंटित हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रश्नोत्तरी किस भाग से रहेगी? अमूमन सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके रिसर्च से रहते हैं, अमूमन, ठीक है? किसी कारणवश या फिर किसी-किसी अभ्यर्थी से हो सकता है रिसर्च से क्वेश्चन ना बने, क्योंकि कई बार होता है कि अभ्यर्थी के रिसर्च की जो टाइटल होती है, वो ऐसी रोचक होती ही नहीं कि उसमें कुछ प्रश्न बन सके या कुछ प्रश्न पूछा जाए। तो वो फिर अनमनस भाव से उसको स्किप करके दूसरी ओर लेफ्ट कर जाते हैं, मतलब दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। नहीं तो अमूमन जो होता है रिसर्च से शुरुआत होती है और रिसर्च को थोड़ा-सा वो खंगालते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? आपकी टीचिंग। टीचिंग मतलब
अमूमन जितने भी प्रतिभागी जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, सबको वहाँ पे क्लास कराने के लिए कहा जाता है। सबको अवसर दिया जाता है कि आप किसी भी विषय पर पढ़ाइए। जिस भी विषय पर आपको पढ़ाने के लिए कहा जाता है, वो विषय आपके लिए एक मतलब ऐसा देखिए, अब इसमें कई अभ्यर्थी ये होते हैं कि सर हम कौन-सा विषय पढ़ाएँ? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या टॉपिक पढ़ाएँ। आप एक ही चीज़ अपने मन मस्तिष्क में बिठा के चलें, जब भी विषय पढ़ाने की बात आती है कि आप पहली बार जब क्लासरूम में जाएँगे, तो आप क्या सोच के पढ़ाएँगे? आप तो ये सोच के पढ़ाएँगे ना कि इन बच्चों को हम ऐसा पढ़ाएँ कि बच्चे हमसे पूरी तरह से प्रभावित हो जाएँ। ये बच्चे मतलब मेरे ही बन के रह जाएँ, इतना ज़्यादा वो मुझसे जुड़ जाएँ। यानी आप क्या सोच के पढ़ाएँगे कि ये बच्चे हमसे पढ़े ना, हमसे जुड़ें, ओके? यही चीज़ आपको आयोग में करना है। आपको अपनी विद्वता को सिद्ध करने के लिए नहीं पढ़ाना है। आपको उनको इस लैंग्वेज में, इस लहज़े से पढ़ाना है कि आपकी टीचिंग एबिलिटी कैसी है? वो आपके नॉलेज को जाँच करने के लिए नहीं पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। आपकी एबिलिटी को देखना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे नैरेटर हैं, कितने अच्छे कथानक हैं, कितने अच्छे एक्सप्लेनर हैं, आप कितने अच्छे से चीज़ों को व्याख्यायित कर पा रहे हैं। ये चीज़ें हमें कई अभ्यर्थियों में मिसिंग दिखती है। प्लीज़ आप सभी अपने माइक को बंद रखें। तो आप जितने भी प्रतिभागी हैं, जो मॉक इंटरव्यू अभी जिनका बाकी है, देने वाले हैं, आप 2 चीज़ें आवश्यक रूप से तैयार करके आएँ। क्या-क्या? एक अपने रिसर्च के पार्ट को और दूसरा आप अपने पढ़ाने के लिए जो भी टॉपिक चयन कर रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें, प्रतिभागी जो भी पढ़ाने के लिए टॉपिक हैं, अपने रिसर्च वाले टॉपिक को ही लेकर के ना आएँ। हमने देखा जब उनको हम पढ़ाने का अवसर देते हैं कि आप पढ़ाइए किसी विषय पे, तो वो क्या करते हैं कि उसी टॉपिक को पढ़ाते हैं जिस टॉपिक पर ऑलरेडी उन्होंने पीएचडी कर रखा है। अरे भाई साहब, आप लोग जिस टॉपिक पर पीएचडी कर रखे हैं, उससे तो क्वेश्चन ऑलरेडी वहाँ पे रिवील हो जाएँगे ना। उससे तो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिए जाएँगे, तो फिर वही सेम टॉपिक लेकर के क्यों आना है पढ़ाने के लिए, जिस पर ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है। इसलिए आप अपनी जो जिस भी विषय पर भी पीएचडी कर रखे हैं, उस टॉपिक को आप नहीं पढ़ाएँगे, ठीक है? आप उस टॉपिक को पढ़ाएँगे जो कि पीएचडी से रिलेटेड ना हो या पीएचडी से दूर-दूर से उसका लिंक ना हो। कई लोग क्या करते हैं कि ठीक है, पीएचडी वाले टॉपिक को तो छोड़ दिए, लेकिन पीएचडी के टॉपिक से जो लिंक टॉपिक होता है, उसको लेकर के आ जाते हैं। वो भी नहीं करना है। पीएचडी से लिंक्ड टॉपिक लेकर के नहीं जाना है। ठीक है, फिर हम कौन-सा टॉपिक चयन करें और कितने टॉपिक चयन करके आएँ? कम से कम आप सभी 2 से 3 टॉपिक रख लें। कम से कम 2 और नहीं तो 3। 2 से 3 टॉपिक लेकर के जाएँ। क्यों 2 से 3 टॉपिक? क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि आप जिस टॉपिक को पढ़ाने के लिए लेकर के जा रहे हैं, वो आपसे प्रश्नोत्तरी के दरमियान इंटरव्यू सेशन के दरमियान ही आपसे वो उस टॉपिक वहाँ पे रिवील हो जाता है। वो टॉपिक वहाँ पे कहीं न कहीं प्रदर्शित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो टॉपिक ऑलरेडी रिवील हो चुका होता है, तो फिर उसी टॉपिक को दोबारा से पढ़ाने की मतलब क्यों अनुमति देना? आप समझ रहे हैं ना? देखिए कोई मैसेज कर रहे हैं कि काइंडली परमिशन दें जॉइन करने के लिए। देखिए इस गूगल मीट की जो सीमा होती है वो केवल 100 की होती है। 100 से ज़्यादा लोग इस पे जुड़ भी नहीं पाते हैं। और जैसा कि इस गूगल मीट पर कुल 100 प्रतिभागी जुड़ चुके हैं, तो आप सभी लकी 100 हैं कि जो आप सभी जुड़ चुके हैं। अब इसके अलावा कोई जुड़ना भी चाहे तो नहीं जुड़ सकता है। तो इसलिए हम नहीं जोड़ पाएँगे। आप लोग प्लीज़ मैसेज ना करें क्योंकि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब मैसेज आप लोग करते हैं ना तो उसको हम पढ़ने लगते हैं। हमें बोल लेने दें इसके बाद आप लोग मैसेज करते रहिएगा। ओके सर, ओके, ओके, ठीक है। तो जैसा कि मैं क्या बता रहा था सर मैं भूल गया। हाँ, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आप 2-3 टॉपिक तैयार कर लेंगे पढ़ाने के लिए। पहली बात क्यों? इसलिए क्योंकि एक-आध टॉपिक हो सकता है वहाँ पे जो टकरा जाए, ठीक है? क्लैश कर जाए। दूसरा, ऐसा भी कई बार होता है कि आप जो टॉपिक पढ़ाने के लिए ले जाते हैं, वो कहते हैं, "नहीं-नहीं, इसको मत पढ़ाइए, ये टॉपिक पढ़ाइए, कोई और पढ़ाइए।" ठीक है? ऐसा भी कई बार बोल देते हैं। तो आप जो भी प्रतिभागी हैं, कम से कम 2 और नहीं तो 3 टॉपिक आप पढ़ाने के लिए लेके जाएँ। और मैंने क्या आपको सजेशन दिया? रिसर्च के पार्ट को कवर अप कर लें। तो 2 सेक्शन तो आवश्यक रूप से आप कवर अप कर लें, ठीक है? ये 2 सेक्शन अगर आपके कवर अप हो जाते हैं, तब समझिए कि आप अपने इंटरव्यू का 60% हिस्सा आपने तैयार कर लिया। अब बचता है केवल 40%। आपने 60% कैसे तैयार कर लिया? एक तो अपने रिसर्च के पार्ट से और एक टीचिंग के पार्ट से। एक चीज़ और समझें, जितने भी प्रतिभागी हैं अमूमन
कई बार ऐसा होता है कि शुरू-शुरू में ही वो लोग थके रहते हैं तो बोल देते हैं कि ठीक है आप पढ़ाइए किसी टॉपिक पे। नहीं तो अमूमन होता है कि जो टीचिंग वाला पोर्शन है वो आखिर में आपको दिया जाता है। तो क्या कहा जाता है अंत भला तो सब भला। तो शुरू-शुरू में आपने अगर कुछ गलतियाँ भी कर दी होंगी, कुछ प्रश्नोत्तरी के जवाब नहीं दिए होंगे, तो जो आखिर में जो आप टीचिंग करते हैं ना, अगर वो बेहतर कर जाते हैं, तो फिर आपका जो उनके नज़रिए में जो आपका नज़रिया तैयार हो जाता है, वो सब भूल जाते हैं कि आपने शुरू में क्या-क्या गलती की। तो अपने टीचिंग वाले पोर्शन को सबसे ज़्यादा मज़बूती से आपको तैयार करनी है। ओके? इसलिए आप शुरू में जो भी गलतियाँ किए रहते हैं, वो क्षम्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप टीचिंग अच्छा कर देते हैं। तो इसलिए आप 2 पोर्शन को एटलीस्ट तैयार कर लें। क्या-क्या? एक रिसर्च और एक टीचिंग। ये कितना हिस्सा हो गया? 60% बचता है 40%। 40% हिस्सा क्या होता है? 40% जो हिस्सा होता है, वो होता है आपके उत्तर से ही निकले हुए प्रश्न। तो आप सभी ये ध्यान रखें, जो भी आप टीचिंग के लिए टॉपिक तैयार कर रहे हैं, उसके अगल-बगल के सारे बाउंड्री लाइन को अच्छे से कवर अप कर लें। बाउंड्री लाइन कवर अप करने का मतलब तात्पर्य क्या है? सपोज़ दैट पॉलिटिकल साइंस का भी इंटरव्यू होने वाला है, तो हम पॉलिटिकल साइंस से प्लीज़ आप सभी अपने-अपने माइक को ऑफ कर दें। पॉलिटिकल साइंस का इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है? तो हम पॉलिटिकल साइंस से एक छोटा-सा उदाहरण लेते हैं। सपोज़ दैट कोई अभ्यर्थी जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप को पढ़ाने के लिए जा रहा है, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के। और जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर के पढ़ाने जा रहा है, तो वो शुरुआत किससे कर रहा है? भारत का जिससे बेहतर संबंध है। ओके, तो भारत का जिससे बेहतर संबंध है किससे? सपोज़ दैट वर्तमान के परिदृश्य में देखा जाए तो मतलब भारत का थोड़ा-सा रसिया से मान लीजिए। सामरिक और आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध है, थोड़ा अमेरिका से भी है। तो सपोज़ दैट मान लीजिए वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में केवल अमेरिका और रसिया को लेकर के चलता है और अपने पड़ोसी देशों को छोड़ दे रहा है, जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं। तो भाई पड़ोसी देश को भी देखो ना और साथ-साथ और भी जो भी लिंक अच्छा जब आप पढ़ाएँगे तो उसमें बहुत सारे टॉपिक आ जाएँगे। पाकिस्तान के संग क्या संबंध था? क्यों बिगड़ा? क्या हालात थे? भारत के सारे पड़ोसी राष्ट्रों के संग संबंध क्यों बुरे हैं? इसके पीछे के क्या कारण हैं? ठीक है? अपने पड़ोस से ही जब संबंध नहीं रहेगा, तो विदेशों से संबंध, अन्य राष्ट्रों से संबंध एस्टेब्लिश करके क्या-क्या इसके परिणाम और संबंध में आपको किसी भी राष्ट्र का किसी भी राष्ट्र से जो संबंध एस्टेब्लिश होता है, वो सामरिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि, मुख्य रूप से ये 2 ही चीज़ें होती हैं। आपकी उस राष्ट्र से कितना ज़्यादा आपस में आर्थिक संबंध एस्टेब्लिश है, मतलब व्यापारिक संबंध, ठीक है? कितना आप उधर से व्यापार ले रहे हैं, कितना इधर से दे रहे हैं। मतलब अर्थ ही एक तरह से संबंध को एस्टेब्लिश करता है, राइट? तो अब आप ये सभी पहलू को लेकर के चलेंगे, ठीक है? कहने का तात्पर्य जो टॉपिक आप पढ़ाने के लिए तैयार करेंगे, उसके सारे पॉइंट को कवर अप कर लेंगे। कवर अप नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप अपने ही जाल में फँस जाएँगे, ठीक है? इसी तरह रिसर्च वाला पार्ट रहा। रिसर्च वाला पार्ट में 2-3 चीज़ें अब हम थोड़ा-सा देखिए रिसर्च के पार्ट पे हम बता देते हैं कि रिसर्च की तैयारी कैसे करनी है, ओके? रिसर्च हाँ, ज पढ़ाने के लिए वहाँ पे बोर्ड और मार्कर दिया जाता है, तो आप जो भी टॉपिक पढ़ाने जाएँगे ना, तो पहले बोर्ड और मार्कर पे उस टाइटल को लिख देंगे। देखिए एक चीज़ और, मैंने जब मॉक इंटरव्यू लिया, चूँकि हज़ारों प्रतिभागियों का मॉक इंटरव्यू ले चुका हूँ, तो मैंने प्लीज़ आप सभी माइक ऑफ करें, मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे रिक्वेस्ट करते लग रहा है। प्लीज़ माइक ऑफ करें आप सभी। पढ़ाने के लिए जब आपको अवसर दिया जाएगा, तो एक चीज़ आप सदा ध्यान रखिएगा कि आपका आपका टॉपिक बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है? टॉपिक स्पष्ट होना चाहिए, आप जिस भी टॉपिक पे पढ़ाने जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य बहुत सारे प्रतिभागी जब हमारे यहाँ क्लास कराने आते हैं, हम मतलब उनको अवसर दिया जाता है कि ठीक है, आप पढ़ाइए किसी टॉपिक पे, तो उनका टॉपिक ही स्पष्ट नहीं होता है। मतलब वो पूरा क्लास समाप्त कर देते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि ये पढ़ाए क्या हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ाए हैं या फिर यूएन को पढ़ाए हैं या फिर वर्ल्ड वार को पढ़ाएँ, समझ ही नहीं आया। तो आपका टॉपिक बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो आप जब भी पढ़ाने का अवसर मिलेगा, आप ब्लैक बोर्ड पे जाकर के टॉपिक लिख देंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, जो प्रोफ़ेशनल टीचर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो लिखते रहते हैं ब्लैक बोर्ड पर, पढ़ाते भी रहते हैं। तो आपको जो है अपनी जो टीचिंग करनी है, टीचिंग की शुरुआत करनी है, वो एक प्रोफ़ेशनल शिक्षकों की तरह करनी है। आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखते भी रहना है और उस समय बोलते भी रहना है, एक प्रोफ़ेशनल शिक्षकों की तरह। ठीक है? अच्छा, रिसर्च के क्षेत्र में आपको क्या-क्या चीज़ें देख लेनी है? रिसर्च में 2-3 पॉइंट है, वो चीज़ आप देख लीजिएगा। रिसर्च में सबसे पहला आपका जो भी टाइटल है, तो जो टाइटल होता है ना, उसमें कीवर्ड छुपे होते हैं। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड मतलब प्रमुख शब्द।
सपोज दैट किसी ने पीएचडी कर रखा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। इसमें कीवर्ड क्या है? इसमें कीवर्ड है पड़ोसी देश। तो भारत के जो जो पड़ोसी देश हैं उनका पहले देख लीजिए भारत के संग संबंध कैसा है। अब मान लीजिए कोई होम साइंस का प्रतिभागी है, उसने कुपोषण पे रिसर्च कर रखा है, ठीक है। समस्तीपुर जिला के, सपोज दैट, चलिए हम बिहार को ही लेते हैं, बिहार के समस्तीपुर जिला में कुपोषण से प्रभावित बच्चों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। अब यहाँ पे की पॉइंट क्या है? की पॉइंट है समस्तीपुर जिला और कुपोषण। समस्तीपुर जिला कैसे है? भाई आपने समस्तीपुर जिला को ही क्यों चुना? कुपोषण क्यों? आपने इसी टॉपिक को क्यों चुना? तो आप अपने टाइटल के की पॉइंट को अच्छे से मतलब कवर अप कर लें, क्योंकि आपके प्रश्न की शुरुआत आपके की पॉइंट से ही होती है। दूसरा, आप अपने रिसर्च प्लीज, आप सभी को मौका दिया जाएगा, अभी हैंड रेज मत करें। रिसर्च गैप रिसर्च गैप बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आपका रिसर्च गैप अगर स्पष्ट होगा तो आप सभी पहलू का उत्तर दे पाएंगे। रिसर्च गैप क्या होता है? रिसर्च गैप ये होता है कि किसी भी टॉपिक को आपने लिया क्यों, है ना? जैसे आप जिस भी टॉपिक पे अध्ययन कर रहे हैं, उस टॉपिक पे तो आपसे पहले भी बहुत सारे रिसर्चेज हो चुके होंगे। तो जब बहुत सारे पहले भी रिसर्चेज हो चुके होंगे, तो भी आपने क्यों रिसर्च इस पे किया? मतलब क्या ऐसा लूप होल रह गया था कि आपने इस पर रिसर्च किया? क्या कमियां रह गई थी? तो रिसर्च गैप आपका स्पष्ट होना चाहिए। मैंने क्या-क्या बोला रिसर्च में? पहला तो आपके टाइटल का की पॉइंट, दूसरा क्या बोला? रिसर्च गैप, तीसरा क्या? आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आपके रिसर्च का उद्देश्य क्या-क्या है? आप अपने रिसर्च से क्या-क्या जानना चाह रहे हैं? तीसरा चौथा, आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी, मतलब आपकी रिसर्च की मेथडोलॉजी क्या है? आप आपने रिसर्च कैसे किया? आपने कौन-कौन से सैंपल लगाए? कैसे? क्या कितना सैंपल साइज़ था? क्या टूल्स था? कौन-सी टेक्निक थी? क्या स आपने डेटा कलेक्शन के लिए स्वयं से क्वेश्चनायर डिज़ाइन किया? स्वयं से क्वेश्चनायर डिज़ाइन किया तो उसकी रिलायबिलिटी टेस्ट किया क्या? वैलिडिटी टेस्ट किया क्या? हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया क्या? हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया तो उसको कौन से टूल से एग्ज़ामिन किया? उसमें कौन-कौन से स्टैटिकल एनालिसिस आपने लगाए और ये लगाए तो क्यों लगाए? उसका रिजल्ट कैसे निकल के आया? इस रिजल्ट की सोसाइटी को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये रिजल्ट क्यों ज़रूरी है? ठीक है? ये सब बातें आपके लिए रिसर्च में इन सब चीज़ों को कवर अप कर लीजिएगा। शॉर्ट में मैं बताता हूँ क्या-क्या? टाइटल के की पॉइंट, दूसरा रिसर्च गैप, तीसरा मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में क्या-क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, इसके बाद क्या? आपकी सैंपल एरिया क्या था? सैंपल एरिया का आपने सर्वे किया, टेक्निक कौन-सा टेक्निक यूज़ करके आपने मतलब डेटा कलेक्शन वगैरह किया? क्या आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च था? अच्छा, इतिहास वाले अभ्यर्थी अब यहाँ पे ये परेशान ना हो जाए कि अरे! ये क्या बता रहे हैं? हमारा तो कोई सैंपल एरिया था ही नहीं, हमने कहाँ कोई क्वेश्चन कलेक्ट किया था। आप चिंता ना करें, सब अभ्यर्थियों के रिसर्च के नेचर थोड़ा अलग-अलग होते हैं। हिस्ट्री के रिसर्च के नेचर अलग होते हैं, साइकोलॉजी, एजुकेशन, इन सब के रिसर्च के नेचर अलग होते हैं, पॉलिटिकल साइंस, इन सब के नेचर अलग होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, इनके नेचर अलग होते हैं, तो लिटरेचर के नेचर अलग होते हैं। तो जिसके रिसर्च का जो-जो नेचर है, उस रिसर्च के नेचर के अकॉर्डिंग आप अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी को देख लेंगे। ओके? अच्छा, जैसे इतिहास में क्या? अब आप कौन-कौन सी बुक्स का देखिए, इतिहास में क्या होता है? इतिहास या फिर पॉलिटिकल साइंस वगैरह में क्या होगा? इसमें आप मूलतः क्या अध्ययन करते हैं? मूलतः पहले से जो-जो बुक्स लिखे जा चुके हैं, उस घटनाक्रम पे आपने कौन-कौन सी बुक्स का अध्ययन किया? कहाँ से ये सब चीज़ें आपने फैक्ट कलेक्ट किया? तो मूल रूप से ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है? तो आपने क्या-क्या देखा? रिसर्च पार्ट को आपने देख लिया। इसके बाद आपकी आखिर में क्या आती है? रिजल्ट। आपका रिजल्ट क्या निकला? और इसके बाद इसका वर्तमान की परिदृश्य में क्या उद्देश्य है? वर्तमान में इसकी क्या सारगर्भिता है? वर्तमान में ये कैसे जो है सभी के लिए फ्रूटफुल है? ठीक है? ये सब चीज़ें देख लें। अब जब रिसर्च आप रिवील करेंगे ना, रिसर्च को जब एक्सप्लेन करेंगे तो उसी द चूँकि आपका रिसर्च तो आपके विषय से ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप मैथमेटिक्स के अभ्यर्थी हैं, आप हिंदी में रिसर्च किए होंगे, ऐसा तो होगा नहीं। आप जो भी जिस विषय के अभ्यर्थी हैं, उसी विषय में रिसर्च किए होंगे ना। तो जब आप अपने रिसर्च को एक्सप्लेन करेंगे तो उसी दरमियान बहुत सारे आप ऐसे-ऐसे शब्दों का व्याख्या करेंगे या शब्दों को बोलेंगे, जो कि आपके सब्जेक्ट की ओर जाने के लिए एक्सपर्ट के लिए पर्याप्त होगा। अब वहीं-वहीं से जो है आपके नए-नए प्रश्न तैयार होंगे। तो आप एक चीज़ सीख लीजिए कि आपके जो भी प्रश्न होंगे, आपके जिह्वा से ही निकले हुए प्रश्न होंगे।
आपके जिह्वा से ही निकले हुए शब्द को वो कैच करके अपना प्रश्न बनाकर पूछेंगे। तो आपको नाप-तौल के शब्दों का प्रयोग करना है। आपको उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है जिन शब्दों पर आपकी अच्छे से पकड़ हो। उन शब्दों को बिल्कुल नहीं बोलना है जिन शब्दों में आप स्वयं उलझ के रह जाएँगे। तो ये जो शब्द आप बोलेंगे वो होता है 40%। मैंने आपको टोटल 100% का सिनेरियो बता दिया। बोलिए, बोलिए। किस विषय के हैं आप? किस विषय से हैं? अच्छा, हिंदी का तो हो चुका है, ख़ैर चलिए हिंदी में जुड़ गए। ओके, जैसा कि आपने इन्होंने कहा कि एक-आध उदाहरण बताइए कि कैसे हमारी पीएचडी टाइटल से रिलेटेड वो मेरे सब्जेक्ट में प्रवेश कर जाएँगे। सपोज़ दैट आपने रिसर्च किया होगा कबीर दास पर, ठीक है? सपोज़ दैट आपने रिसर्च किया होगा कामायनी पर। सपोज़ दैट किसी अभ्यर्थी ने रिसर्च किया होगा जो है कि मेघदूत पर, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, आप मेघदूत की व्याख्या करेंगे, आपने ये कैसे कलेक्ट किया, क्या किया? अब मेघदूत से पहले जो-जो काव्य खंड जो-जो कवि रहे होंगे, वो किस कालखंड के हैं, ठीक है? चूँकि हिंदी में होता है क्या अलग-अलग, अलग-अलग कालखंड बँटा हुआ है, अलग-अलग कालखंडों में विभाजित है, भक्ति काल है और ऐसे-ऐसे बहुत सारे काल हैं। तो जिस पे भी आपने रिसर्च किया होगा, वो कवि किसी न किसी तो काल के होंगे। तो अब वो उस कवि से कोरिलेट करता हुआ उस काल की ओर जाएँगे। अब उस काल की ओर जाएँगे तो उस काल में जो-जो कवि थे उस पर आपसे वार्ता करेंगे। उसके पहले वाले काल और उसके बाद वाले काल की वार्ता करेंगे। तो एक तरह से वो लिंक अटैच हो जाता है। एक-दूसरे से लिंक जुड़-जुड़ करके प्रश्न बन जाते हैं। अब देखिए, अब सारी मॉक इंटर जब मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ तो फिर मॉक इंटरव्यू की क्यों ही ज़रूरत है? मॉक इंटरव्यू की इसीलिए ज़रूरत आप लोगों को है, मॉक इंटरव्यू में देखिए स्वयं व्यक्ति अपना बेस्ट ऑब्जर्वर नहीं होता है। मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। मैं भी अगर अपना ऑब्जर्व करूँगा तो मैं उस तरीके से अपना ऑब्जर्व नहीं कर पाऊँगा जिस तरीके से आप सभी मेरा ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति अपना ऑब्जर्वेशन उस तरीके से नहीं कर पाएगा जिस तरीके से कोई दूसरा करेगा, राइट? तो मॉक इंटरव्यू जब आप देते हैं तो उसमें यही तो होता है कि आपसे संबंधित जो भी लिंक्ड क्वेश्चन है, जो आप बोल रहे हैं उससे संबंधित अटैच्ड जो लिंक्ड क्वेश्चन बनते हैं, उसके कैसे-कैसे प्रश्न तैयार होंगे और उसका उत्तर आपको कैसे देना होगा, ठीक है? इसीलिए मॉक इंटरव्यू आप देते हैं, ताकि आप जान पाते हैं प्रश्न। तो चलिए हमने आपको 60% में क्या-क्या बताया सॉरी 100% में क्या बताया 60% आपका क्या कवर अप होगा? 60% से अधिक ही मानिए, मैंने 60 कमतर करके बोला है, 60% से अधिक मानिए कि आपका केवल रिसर्च और टीचिंग का पोर्शन कवर अप कर लेगा। जो 40% होगा, रिसर्च और टीचिंग जब आप पढ़ाएँगे, उसमें से जो प्रश्न निकल के आएँगे, वो कवर अप कर लेगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। अमूमन जो शैक्षणिक शिक्षा जगत से जुड़े होते हैं, जो टीचिंग वगैरह करते होते हैं, तो उनसे क्या होता है कि कई बार अमूमन अभ्यर्थियों से ये पूछा जाता है, "आप वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं आजकल?" ठीक है। लगभग वहाँ पे 90% प्रतिभागियों से अमूमन पहला प्रश्न यही होता है कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? तो कई बार ऐसा होता है कि चूँकि देखिए, आप में से अधिकतर यहाँ पे ऑलरेडी टीचिंग प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए हैं। ऑलरेडी आप लोग अधिकतर शिक्षक हैं यहाँ पे। या तो 10+2 में हैं या कहीं गेस्ट असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं या फिर आपको मिडल स्कूल में है या कोई न कोई शिक्षक हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो डिफेंस से भी जुड़े हुए हैं, कुछ रेलवे से भी जुड़े हुए हैं, विभिन्न-विभिन्न सेक्टर से और कुछ की संख्या ऐसी भी है जो कहीं न कहीं मतलब अभी रोज़गार की तलाश में हैं। तो जो रोज़गार की तलाश में उनको क्या बोलना है और जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो टीचिंग कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, उनको क्या बोलना उसकी ओर हम थोड़ा रुख करते हैं। क्योंकि प्रश्न की शुरुआत देखिए यहीं से होती है। क्या? कि अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? तो जब इस तरह से प्रश्न आते हैं, तो जो टीचिंग वाले अभ्यर्थी हैं, जो टीचिंग करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो तो बताएँगे कि सर मैं अभी स्कूल शिक्षक के रूप में हूँ या सर मैं अभी एज़ ए गेस्ट असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रूप में पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से जब आप बोलते हैं, तो आपसे अमूमन क्या प्रश्न पूछा जाता है? अच्छा आप पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं आजकल? आप किस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं? अब देखिए प्रश्न यहीं से अब शुरू होने लगा। अब आप पहले से ये सोच के नहीं गए होंगे कि अरे इस तरह का भी प्रश्न आ सकता है, तब तो आप उलझ जाएँगे। लेकिन अगर आप पहले से ये तैयार करके गए होंगे कि अच्छा अगर वो पूछेगा कि आप क्या पढ़ा रहे हैं आजकल, तो ये वाला बोल देंगे। उस पे आप पहले से तैयार रखेंगे अपने आप को।
तो इसलिए आप करिएगा क्या, जितने भी यहाँ पे डॉक्टर प्रतिभागी गण जुड़े हुए हैं, तो आप सभी करिएगा क्या, आप जो भी टीचिंग प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए हैं, आप एक-एक टॉपिक तो मतलब ये मन बिठा के चलिएगा कि अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि आप क्या कर रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो आप वो टॉपिक बता दीजिएगा अगर पूछेंगे कौन-सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो ये वाला टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं आजकल बच्चों को। ओके। अच्छा, अब मॉक इंटरव्यू के दरमियान हमने क्या देखा, कुछ अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाने के चक्कर में वो कर क्या रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर थोप दे रहे थे। सर हम ये पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, बस। अरे आप क्यों आ बैल मुझे मार वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं? वहाँ पे जो एक्सपर्ट है बहुत ही हाइली क्वालिफाइड हैं। अगर आप उनको पूरा ओपन फील्ड दे देंगे कि आप पूछिए ना, कहाँ से पूछना चाहते हैं। तो आप में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो प्रकांड है, अपने विषय का अनंत काल की सीमाओं को छू लिया है। चूँकि हर विषय अपने आप में अनंत है। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। उनको कभी भी एक पूरा फील्ड नहीं उनको प्रस्तुत करना है कि लीजिए ये रहा ग्राउंड और आप आइए बॉलिंग करिए, नहीं। अगर वो आपको बॉलिंग करने का मौका दे रहे हैं, तो आप उन्हें बॉल पकड़ाइए और वही बॉल पकड़ाइए जिस बॉल पर आपकी कमांड हो। ओके? तो आपको जब टीचिंग का मौका ये पूछें कि आप क्या कर रहे हैं आजकल? तो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, जो बेरोज़गार हैं या फिर अभी रोज़गार की तलाश में हैं, आप भी बोल सकते हैं कि सर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। चूँकि देखिए वहाँ पर आपकी कोई ऐसी प्रोफ़ाइल वहाँ पे नहीं है कि वो ऐसा कोई प्रोफ़ाइल चार्ट लेकर के बैठे हैं, अच्छा इसने तो झूठ बोल दिया, पढ़ा रहा है, ये तो पढ़ा ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है। आपकी कोई प्रोफ़ाइल वो लेकर के नहीं बैठे हुए हैं। तो आप जो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बोल सकते हैं कि सर मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं या फिर मैं कोचिंग सर कराता हूँ इंटरमीडिएट के बच्चों को, या फिर सर मैं यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी कराता हूँ बच्चों को, ठीक है? इस तरह से या जो भी आप टीचिंग के संबंध में जो बोलना चाहें आप उसको बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि आपके पास एक अवसर रहेगा क्वेश्चन देने का। इंटरव्यू अच्छा कौन? इंटरव्यू अच्छा वो जिसमें आप हाँ, तो ठीक है देखिए 1 मिनट ओके, ओके, ओके। देखिए, ये सत्र चल रहा है अभी, ये एक जनरल सत्र है। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, यह सब अपने-अपने अनुसार इसको लेंगे। यह मैं एक जनरल सत्र चला रहा हूँ, तो यूजीसी नेट की सिलेबस पे जिसकी पूरी कमांड है, वो उसको बोल सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि नेट जेआरएफ निकाल कर बैठे हुए हैं। कई-कई ऐसे लोग को मैं जान रहा हूँ कि जो एक विषय से नहीं, न जाने कितने विषय से निकाल के बैठे हुए हैं। नितिन वाई सर यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये महोदय इतने प्रकांड हैं कि न जाने कितने विषयों के अभ्यर्थी हैं। न जाने कितने विषयों में नेट जेआरएफ निकाल के बैठे हुए हैं। तो ऐसे-ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, न जाने किन-किन विषयों में नेट जेआरएफ निकाल के बैठे हुए हैं। और मैं स्वयं भी कई विषयों में प्रयासरत हूँ, ठीक है? कई विषयों में नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम देते रहता हूँ। अब मैं अपने बारे में ये नहीं बताऊँगा किन-किन विषयों में है। ओके, तो ये सब स्थिति है तो नेट जेआरएफ की जिन पर कमांड है वो अपने नेट जेआरएफ को भी बता सकते हैं कि मैं नेट जेआरएफ वगैरह की तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है? तो वो आप अपने-अपने तराजू के अनुसार जितना आप उसको तौल सकें, उस अकॉर्डिंग अपने आप को रखिएगा। अच्छा, जैसा कि मैं बता रहा था कि सबसे अच्छा इंटरव्यू कौन? सबसे अच्छा इंटरव्यू वो जिसमें क्वेश्चन की डिसाइड अभ्यर्थियों द्वारा किया जाए। सबसे बुरा इंटरव्यू कौन? वो जिसमें क्वेश्चन का डिसीजन वो कर रहे हैं। क्वेश्चन का डिसीजन वो कब करते हैं? जब आप कोई लूप होल्स नहीं छोड़ते हैं। तो आप जो भी देखिए मैंने 2 आपको जो 60% बताया, वो 60% मैं इसीलिए बताया हूँ ताकि वो 60% पर आप इतनी अच्छी कमांड कर लें कि उसका रिस्पॉन्स भी दे पाएँ और उनको क्वेश्चन भी पकड़ा पाएँ। प्रश्न भी पकड़ा पाएँ और साथ-साथ उत्तर भी अच्छे से तैयार कर लें। तो ये जो 60% वाला फ़ील्ड है, 60% या उससे अधिक वाला फ़ील्ड, ठीक है? टीचिंग और रिसर्च, इस पर अगर आप अच्छे से कमांड कर लेते हैं, तो आप उनको जो अगला जो 40% बचता है, उसकी कमांड आप पूरी तरह से अपने ज़िम्मे रख लेंगे। वो भी अपने ज़िम्मे रख लेंगे, ठीक है? तो आप जो है ये टीचिंग वाला और रिसर्च वाला, आप केवल उत्तर ही नहीं तैयार करेंगे, आप कुछ लूप होल्स भी तैयार करेंगे, जिसको कि वो पकड़ के अगला प्रश्न आपसे पूछ सकें, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि अभ्यर्थी उत्तर दे रहा है और कुछ चीज़ें ऐसे छोड़ दे रहा है, ठीक है? कुछ चीज़ें छोड़ दे रहा है, तो वो छोड़ा हुआ पार्ट ही वो पकड़ लेंगे। और आप तो जानबूझ करके मास्टर स्ट्रोक खेले हुए हैं। वो तो इसीलिए छोड़े हुए हैं कि आओ बेटा पकड़ो, मैं तुम्हारे संग खेलूँगा। तो आप उनको इस भ्रम में रहने दें कि वो आपके संग खेल रहे हैं। ठीक है? आप वास्तव में आप उनके संग खेल रहे हैं, लेकिन उनको इस भ्रम में रहने दें कि वो आपके संग खेल रहे हैं।
ये तभी हो पाएगा जब 60% पर आपकी कमांड बहुत अच्छी होगी। ओके? तो मुझे लगता है कि एक इंटरव्यू कैसे बेहतर जाए, इसके लिए सर्वांगीण तौर पर जो आप लोगों को मुझे एक दिशा निर्देश देना था, वो मैं दे चुका हूँ। अच्छा, एक 1 मिनट। नहीं, नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि आधा-अधूरा बताएँगे, जो प्रश्न पूछा गया है, उसके तो उत्तर आप देंगे ना। आप उसके उत्तर आधा-अधूरा क्यों बताएँगे? जो प्रश्न पूछा गया है, उसके उत्तर देंगे, लेकिन उस उत्तर देने के साथ-साथ कुछ उस उत्तर में एक्स्ट्रा थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं, ताकि वो एक्स्ट्रा को पकड़ के वो अगला प्रश्न बना लें। ठीक है? तो आप उत्तर तो देंगे, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, ऐसा करें। आलोक सर, आप मॉक इंटरव्यू के लिए आई थिंक रजिस्टर्ड हैं, है ना? सर, आप जब बोलेंगे तो फिर यहाँ पे और लोग बोलेंगे। आप प्लीज़ मेरा सत्र अभी समाप्त नहीं हुआ है, आप लोग अभी अपने-अपने प्रश्न अपने पास रखें, ठीक है? प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए मेरे में भूलने की एक बीमारी है, ओके? मैं जो बोलने वाला हूँ वो भूल जाऊँगा, तो फिर आप ही सभी का लॉस होगा, ठीक है? अभी मैं भूल गया क्या बोलने वाला था, खैर चलिए नितिन। हाँ, हाँ। जी, जी। ठीक है, ठीक है। अब मुझे रिकॉल हो चुका है, ठीक है। तो मैं क्या बताया कि उत्तर देते समय ये आप पॉइंट को वहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे ताकि वो उस चीज़ को कैच अप कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये होता है पूरा 100% आपका तैयारी। अब इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको उस पे आपको ध्यान दे देना चाहिए। कैसे? जैसे कि यहाँ पे सपोज़ दैट पॉलिटिकल साइंस का कोई अभ्यर्थी यहाँ पे जुड़ा होगा या फिर अन्य विषयों का कोई अभ्यर्थी जुड़ा होगा। अगर उसका क्षेत्र किसी कारणवश विशेष रहा होगा। देखिए वहाँ पे अमूमन होता क्या है ना कि बोर्ड के अध्यक्ष के पास जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक चार्ट उपलब्ध होता है और उस चार्ट में आप सभी का डिटेल्स रहता है। और जब आप बैठेंगे चेयर पे तो आपके बारे में बोर्ड के अध्यक्ष तीनों सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बताते हैं कि आपने बीए कब किया, एमए कब किया, पीएचडी वगैरह कब किया। और इसके बाद ही आपकी साक्षात्कार शुरू होती है। लेकिन कई बार वो होता क्या है कि इंटरव्यू में बताते-बताते वो थक गए रहते हैं। तो अपवाद स्वरूप किसी-किसी अभ्यर्थी के संग होता है क्या है कि उसको बोल दिया जाता है सर कि अपने बारे में बताइए आप क्या कर रहे हैं? या फिर अपने बारे में ज़रा बताइए कि आपने स्नातक, परास्नातक वगैरह क्या-क्या, कहाँ-कहाँ से किया? ऐसा होता है कई बार। नहीं तो अमूमन क्या होता है कि बोर्ड के अध्यक्ष ही बता देते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? आयोग के ही जो 5-6 सदस्य हैं, उन्हीं में से कोई एक बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। तो वही आपके बारे में बताते हैं कि मतलब आपका क्या आपने बीए कब किया, एमए कब किया, पीएचडी वगैरह कब-कब किया, ठीक है? और जब वो बता देते हैं तो उसी के आधार पे आपकी फिर आगे इंटरव्यू चलती है। ओके। नितिन सर, बहुत सारे लोग पर्सनल देख रहे हैं, मैसेज और कॉल कर रहे हैं। आप ग्रुप में एक बार मैसेज डाल दीजिए कि चूँकि 100 लोगों की सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए अब लोग नहीं जुड़ सकते हैं। या छोड़िए क्या ही मैसेज डालना, करने दीजिए। लोग समय से जुड़े नहीं तो मेरी क्या गलती? तो ये चीज़ें हो गई आपको जे कि आपको बोर्ड के अध्यक्ष खुद ही बता देते हैं तीनों सब्जेक्ट एक्सपर्ट को। तो जब ये बता देते हैं तब शुरुआत होती है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं उसका जो है कि जी आपको मैंने बता ही दिया कि इसका कैसे-कैसे उत्तर देना है। अच्छा, कई लोगों का ऐसा होता है कि जैसे उम्र में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो उनसे कई बार आयोग के अध्यक्ष कहते हैं अमूमन तो आप लोग मतलब औसत उम्र देखा जाए तो 40 वर्ष है यहाँ पे अभ्यर्थियों की और अधिकतम उम्र की सीमा तो पूछिए ही नहीं। कई तो ऐसे हैं कि जिनकी उम्र अभी 59 हो चुकी है। कई ऐसे हैं कि 60 वर्ष हो चुके हैं, चूँकि आयोग में फॉर्म अप्लाई करने की तिथि जो थी 55 साल थी। ओके और अभी चूँकि ये 5 साल डिले हो चुका है, तो कई ऐसे हैं जिनकी उम्र सीमा 60 वर्ष हो चुकी है। तो कई ऐसे भी हैं जो 60 वर्ष की उम्र में जब इंटरव्यू देने जाएँगे, तो बोर्ड के लोग कई बार कहते हैं कि अरे! आप क्या करेंगे जो है कि इतना उम्र आपकी हो चुका है और अभी आप क्या तैयारी क्यों? अरे! नए लोगों को अवसर दीजिए, ठीक है? इस तरह से आपको बोला जाता है कई बार। तो इसका भी आपको डिफेंड अच्छे से करना है, ठीक है? कि सर देखिए उम्र के दहलीज पे ज़रूर आ चुके हैं, लेकिन एक अभिलाषा थी कि नहीं हायर एजुकेशन में इतना समर्पण दिया गया है, इतने अच्छे खासे वर्षों तक, लंबे वर्षों तक, तो कम से कम एक जो अभिलाषा है कि हायर एजुकेशन की थोड़ी सेवा की जाए, ज़मीनी स्तर पर जुड़ करके, विश्वविद्यालय स्तर पे जुड़ करके, तो उसी सेवा भाव से सर मैं आया हूँ और ये मेरी आकांक्षा है, ठीक है? इस तरह से बोल के अपने आप को डिफेंड करना है, ना कि वहाँ पे
मतलब मुस्कुराते हुए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, हाँ, हाँ सर मतलब ठीक ही जो आप कह रहे हैं, इस तरह से नहीं करना है, ओके? वहाँ पे कई बार ऐसा होगा कि आपको दबाने का प्रयास किया जाएगा, कई बार ऐसा होगा कि आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। अच्छा एक चीज़ और देखिए वहाँ पे कभी भी रिजिड नहीं होना है, किसी भी प्रश्न को लेकर के रिजिड नहीं होना है और कई लोग ऐसे देखिए आप में से कई ऐसे हो सकते हैं, बड़े मेधावी हो सकते हैं, कई ऐसे अच्छा मज़े की बात ये है कि आप में से जब मॉक इंटरव्यू देने आए थे, तो कई प्रतिभागी ऐसे थे अपना परिचय क्या दिए कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, एमए का टॉपर रहा हूँ पटना यूनिवर्सिटी का। इस तरह से आपको कतई नहीं बोलना है। अपने आप को अहमवादी वहाँ पे कभी नहीं ज़ाहिर करना है। जिस समय आपने अपने आप को इगोइस्ट शो ऑफ किया, उसी समय समझिए आपका नंबर कट गया। ठीक है? क्योंकि आपसे फिर क्वेश्चन की जो लेवल होगी ना, वो स्तर की होगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। फिर वो होगी कि आ बैल मुझे मार, मतलब आप उनसे कह रहे हैं कि आओ मेरी टेस्ट करो। पूछो कहाँ से पूछते हो? इस तरह से कभी नहीं ज़ाहिर करने देना है। कि आओ पूछो कहाँ से तुम पूछते हो? ऐसा कभी नहीं। तो अपने आप को इगोइस्ट कभी नहीं बनाना है। अपने आप को सौम्य बनाना है। आपके शब्दों में सौम्यता होनी चाहिए, मधुरभाषी होना चाहिए। आप थोड़ा अपने शब्द को अच्छा कई ऐसे होते हैं ना प्लीज़ आप सभी माइक ऑफ करें। प्रमोद सर आप अपने माइक ऑफ कर लें, ठीक है? अन्य जितने भी प्रतिभागी हैं माइक को ऑफ करके रखें। तो जैसा कि मैंने क्या बताया मधुरभाषी अच्छा वहाँ पे बोर्ड में ऐसा होता है ना कि बहुत छोटा रूम होता है और कई बार ऐसा होता है कि वो थोड़ा ऊँचा सुनने वाले लोग होते हैं या फिर वहाँ पे एसी-ओसी चलता रहता है ना, तो एसी की थोड़ी आवाज़ वगैरह आती है। तो आप जो धीरे बोलने वाले होंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि इतना धीरे बोलेंगे कि उनको सुनने में दिक्कत हो। ठीक है? तो आप थोड़ी अपनी साउंड क्वालिटी जो है थोड़ा-सा ठीक-ठाक ही रखिएगा। ओके, तो ये मुझे लगता है कि अब मैंने सारे पहलू को रख दिया है। एक आध 2 चीज़ें और इसके बाद मैं नितिन सर को यहाँ पे सबसे पहले ऑन करने का कहूँगा, लेकिन 1-2 चीज़ें और। देखिए होम साइंस के प्रतिभागियों के लिए मैंने मॉक इंटरव्यू हेतु रजिस्ट्रेशन क्लोज़ कर दिया है, क्योंकि होम साइंस के जितने भी प्रतिभागी आ चुके हैं, हम उनका ही ले लें, हमारे लिए बड़ी बात होगी। इसलिए होम साइंस के मॉक इंटरव्यू हेतु हमने रजिस्ट्रेशन क्लोज़ कर दिया है, इसलिए होम साइंस के जो भी प्रतिभागी होंगे प्लीज़ आप मुझे मॉक इंटरव्यू हेतु कॉल नहीं करेंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे क्योंकि अब हम होम साइंस के जो अभी रजिस्टर्ड नहीं है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जो भी होम साइंस के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, उनका हम अब आगे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएँगे। ठीक है? अच्छा, जिनका अभी तक होम साइंस में मॉक इंटरव्यू नहीं हो सका है, मॉक इंटरव्यू वाले ग्रुप में आज रात में ही पोल सर्वे मैं डाल दूँगा कि जिनका अभी एक बार भी मॉक इंटरव्यू नहीं हुआ है, उनका हम 1 से 2 दिन में सभी अभ्यर्थियों का मॉक इंटरव्यू एटलीस्ट लेने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने रिसर्च एंड गाइडेंस क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा है मॉक इंटरव्यू हेतु, उनकी भी हम कोशिश करते हैं कि 26, 27, 28 इन 3 दिनों में एटलीस्ट उनका हम रिसर्च क्लास ले लें। 26, 27, 28 3 दिनों में। देखिए एक्चुअल में आप लोग भी देर से आए, है ना? और आयोग भी थोड़ी गति इतनी तेज़ कर दे अभी तक हो क्या रहा था कि हम आयोग से तेज़ दौड़ रहे थे और अभी क्या हो गया कि आयोग हमसे कॉम्पिटिशन करने लगा है कि आओ हम तेज़ दौड़ते हैं। ठीक है? अब हमारे सामने तुम तेज़ दौड़ के दिखाओ। तो थोड़ी आयोग ने अपनी गति तेज़ कर ली है, तो थोड़ा हमारे लिए भी मुश्किल हो गया है, चुनौतीपूर्ण हो गया है। और जब होम साइंस 1 मिनट में जी, होम साइंस के लिए बोल रहे हैं। जैसे ही जब होम साइंस का हो जाता है, इसके बाद हम लोग फिर कॉमर्स और पॉलिटिकल साइंस पे भी शिफ्ट होंगे, ठीक है? कॉमर्स और पॉलिटिकल साइंस वाले से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप थोड़ा वेट कर लें, ओके? 2-3 दिन का वेट करें, इसके बाद हम लोग कॉमर्स पे शिफ्ट होंगे, कॉमर्स और पॉलिटिकल साइंस पे शिफ्ट होंगे, ठीक है? तो ये बातें रही। ये 1 मिनट, एक ठीक है। नेट से जो क्वेश्चन रहेंगे, उनसे जितने भी प्रतिभागी अगर नेट वाले हैं, तो सबसे पहले तो ये पूछा ही जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं? आप बताएँगे कि मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ। अमूमन जो नेट वाले होंगे, वो क्या होंगे? या तो रिसर्च कर रहे होंगे या रिसर्च कर चुके होंगे, ठीक है? तो वो अपने रिसर्च को तो बताएँगे ही कि सर मैं अभी यहाँ पे रिसर्च कर रहा हूँ वगैरह-वगैरह। तो जैसे ही रिसर्च पूछेंगे तो आपसे पीएचडी की टाइटल पूछी जाएगी और पीएचडी की जब टाइटल पूछी जाएगी, तो फिर ऑब्वियसली है कि फिर रिसर्च वाला क्षेत्र आपके लिए भी खुल गया। तो रिसर्च से कोई नहीं बच सकता है, ठीक है? तो रिसर्च वाला अपना देख ही लीजिएगा। प्लीज़ आप सभी अपना-अपना माइक ऑफ रखें। नितिन सर आप प्लीज़ अपने माइक ऑन करें। 1 मिनट प्लीज़, प्लीज़ 1 मिनट। नितिन सर हैं क्या? नितिन सर कोई क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पे अभी रह गए हैं जिस पर हम लोग को बोलना बाकी है तो प्लीज़ आप बताइए? जनरल क्वेश्चन।
एक चीज़ और हम थोड़ा-सा यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहेंगे कि जो लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे सर मतलब आप तो केवल उन्हीं लोग का ले रहे हैं, मेरी लिस्ट नहीं आई है तो हम तो पिछड़ जाएँगे। तो देखिए एक चीज़ समझिए जो पहली सूची आती है उसके आने के भी बाद कम से कम आपके पास 1 महीने का ल कम से कम समय रहता है, ठीक है? लेकिन इसके बावजूद भी जो पहले से ही जुड़ जाना चाहते हैं, वो चाहें तो जुड़ सकते हैं और हम लोग को जब भी बीच-बीच में अवसर मिलेगा तो बीच-बीच में भी लेते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि होम साइंस का अब हम शुरू कर रहे हैं, होम साइंस हम लोग बहुत पहले आज से 5-6 महीना पहले भी होम साइंस का ले चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस का आपसे आज से हम लोग 1 आध साल पहले भी ले चुके हैं, क्योंकि जो पहले 1 मिनट। पहले तो 1 मिनट सर 1 मिनट, 1 मिनट। जी। सर कॉमर्स के लिए कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? मैंने बता तो दिया जनरल क्वेश्चन आपसे। सर मैंने आपसे क्या बताया कि ये आप जो पूछ रहे हैं ना, आप एक तरह से ठीक वही बातें पूछ रहे हैं कि सर कॉमर्स वाला जो क्वेश्चन पेपर आप लेके रखे हैं ना, वो ज़रा-सा दीजिए तो हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, आप वही प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। मैंने आपको अभी-अभी बताया कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, वो आप ही उत्तर देते हैं। प्रश्न उनको आप ही पकड़ाते हैं। जब आपसे प्रश्न पूछे जाएँगे ना आपसे कि क्या कर रहे हैं? आप बताएँगे कि ये नेट है या रिसर्च कर रहे हैं या फिर आपसे फिर अगर कुछ नहीं बताएँगे तो आपसे सिलेबस ही पूछ लिया जाएगा, ठीक है बताइए क्या-क्या सिलेबस है? क्या-क्या पढ़ना होता है कॉमर्स में ये बताइए? कॉमर्स क्यों पढ़ना ज़रूरी है? इसका क्या उद्देश्य है? वर्तमान में क्यों ज़रूरी है? इस तरह से धीरे-धीरे तो जैसे ही उत्तर आप देते जाएँगे ना तो अगला प्रश्न आते जाएगा, आते जाएगा। तो मैंने आप सभी ठीक वही प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं जो प्रश्न हमने आपको मना किया। क्या? कि कोई सेट क्वेश्चन और पैटर्न वहाँ पे नहीं होता है कि क्वेश्चन की कोई सूची लेकर के बैठे हैं और वो पूछ रहे हैं, राइट? तो प्रश्न आप ही से निकलते हैं, ओके? ओके, वेलकम। इन्हीं जी, मैंने आप सभी को शुरू में ही बताया, शायद आप जे देर से जुड़े हैं, मुझे नहीं पता। मैंने शुरू में ही बताया कि जो पढ़ाने वाली टॉपिक होती है, आप सभी अपनी स्पेशलाइज़ेशन को ना ध्यान देखें। आप सभी ये सोच के ना पढ़ाने जाएँ कि जो है कि बहुत अच्छा हम पढ़ाएँगे, कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाएँगे जिससे ये सिद्ध हो जाए कि मैं ही ज्ञाता हूँ इस विषय का, और तो कोई यहाँ पे है ही नहीं। नहीं, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप उस टॉपिक को पढ़ाएँगे जिस टॉपिक पर उनको आप अपनी ओर आकर्षित कर लें, जिनको आप मोहित कर लें पूरी तरह से। इतने अच्छे से आप एक्सप्लेन उस टॉपिक को करते हैं कि पूछिए ही नहीं। इतना अच्छा उस टॉपिक को आप पढ़ाते हैं कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। आप एकदम अट्रैक्ट कर लेते हैं उन लोगों को। हमने बहुत सारे ऐसे-ऐसे अभी मेरा ही शिष्य था, मॉक इंटरव्यू दिया था साइकोलॉजी में। आज वहाँ पे गया वो साइकोलॉजी में मात्र क्या पढ़ाया? वो पढ़ाया कि मनोविज्ञान हम क्यों पढ़ें? या मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता है वर्तमान परिदृश्य में? मात्र ये पढ़ाया और इतना अच्छा पढ़ाया, उसका भी अच्छा अंक है। और हमने भी कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक नहीं पढ़ाया था। हमने भी इसी तरह मतलब यूँ ही पढ़ा के चलाया था। लेकिन बोले ना कि आपकी इस क्या पढ़ाते हैं वो मैटर नहीं करता, आप कैसे पढ़ाते हैं वो मैटर करता है, राइट? और मैंने आपको बताया है कि 2-3 टॉपिक आपको लेकर के जाना है। मान लीजिए जो पहला टॉपिक आप लेकर के जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। बहुत ज़्यादा उस विषय का ऐसा उससे ज़ाहिर नहीं होता है कि विषय क्या ज्ञाता है। तो अगर मान लीजिए उनको इर्रेलेवेंट लगेगा तो खुद बोल देंगे कि नहीं, कोई और टॉपिक पढ़ाइए। तो मैंने क्यों बोला है आपको 2-3 टॉपिक लेने के लिए, इसीलिए आप सभी को बोला है 2-3 टॉपिक आप ले लें। ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप स्ट्रैटेजी रखेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, जितने भी होम साइंस के अभ्यर्थी अभी तक मॉक इंटरव्यू देने से बचे हुए हैं, उनका हम मॉक इंटरव्यू कल 26 और 27 को रेगुलर लेंगे। 26 और 27 में हम कोशिश करेंगे सबका मॉ देखिए 26 से लेकर के अब लगभग रोज़ ही मॉक इंटरव्यू चलेगा, बीच में गैपिंग नहीं होगी। निजी तौर पे मुझे भी थोड़ी व्यस्तता आ गई थी, केंद्र सरकार द्वारा एक स्कीम था, राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम, उसमें थोड़ा इन्वॉल्व हो गया था। तो कॉलेज में एक स्कीम आई थी प्रोग्राम, तो इस वजह से मैं थोड़ा इधर वर्क नहीं कर पा रहा था, टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब रोज़ ही मॉक चलेगा, ओके। तो जो भी प्रतिभागी हैं, जिनका सेकंड मॉक बचा हुआ है, उनका भी मॉक जल्द ही ले लिया जाएगा रिसर्च क्लास कंडक्ट किए जाने के बाद। जितने भी लोग बचे हुए हैं, उनका रिसर्च क्लास उम्मीद है कि 26 और 27 2 दिनों में हम पूरा संभवतः कोशिश करेंगे कि ले लें रिसर्च क्लासेस, ओके। आज नहीं हो सका है, इसलिए नहीं हो सका है क्योंकि मुझे लगा कि एक जनरल आप लोगों को कम से कम ये बातें बता देनी चाहिए क्योंकि कल हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं।
जब अभ्यर्थियों का मॉक इंटरव्यू लिए तो बहुत डिसअपॉइंट हो गए क्योंकि उनका प्रदर्शन बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, ओके? देखिए, मैंने क्या बोला कि मेरी एक लड़ाई है आयोग से। मैं चाहता हूँ कि इतने, इतने, इतने लोगों को खड़ा करूँ कि वो सभी चयनित हों। लेकिन एक चीज़ और, मैं एक आखिर में एक और नैतिक पक्ष रखना चाहता हूँ, इसके बाद फिर आप लोगों का ही सुनूँगा, ओके? एक चीज़ और देखिए, आप सभी इतनी तैयारी करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका हो सकता है चयन ना हो, ठीक है? तो मैं उनके लिए एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए, यहाँ पर अमूमन किसका चयन होगा, नहीं होगा, ये कोई नहीं जानता है। आप अपना-अपना बेस्ट एफर्ट देंगे, लेकिन चयन आप नहीं जानते हैं। मैं 2 ही बातें मात्र इसके लिए बताऊँगा। पहली बात, देखिए, जीवन आपने निर्धारित नहीं किया था कि मेरा इस घर में जन्म होगा, और मृत्यु भी आप निर्धारित नहीं करेंगे कि आपकी मृत्यु कब होगी। तो जब जीवन पे आपका नियंत्रण नहीं था और मृत्यु पे आपका नियंत्रण नहीं है, तो बीच वाले पर भी आपका कभी नियंत्रण नहीं हो सकता है ना? आपको लगता है कि नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन बस ये आपको लगता ही है, वास्तव में आप नियंत्रित करता नहीं हैं। आप बिल्कुल नियंत्रण नहीं कर पाएँगे। और गीता में भी कृष्ण ने यही कहा है अर्जुन को कि हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म फल हेतु भुर्वः मा ते संगोत्सव कर्मणि। मतलब क्या? अर्जुन, तुम्हारा केवल कर्म पे अधिकार है। तुम बहुत अच्छे धनुर्धर हो सकते हो, इतने अच्छे निशानेबाज कि दुनिया में कोई नहीं निशानेबाज है। लेकिन अगर तुम निशाना लगाओगे अगर किसी हिरन पर, तो हिरन पर तुम्हारा तो नियंत्रण नहीं है ना। धनुष चली तुम्हारे तीर से, और अगर हिरन वहां से हट गया तो क्या होगा? तुम्हारा निशाना चूक जाएगा। तुमने एकदम सटीक निशाना लगाया था, लेकिन एक इसमें शर्त आ जाती है कि हिरन वो घास को जो चर रहा था, उसके घास को चरते ही रहना पड़ेगा, तभी तुम्हारा निशाना लगेगा। लेकिन तुम्हारा हिरन पे तो नियंत्रण नहीं है, हिरन पे कमांड नहीं है, हिरन वहाँ से जा सकता है। कर्म पे तुम्हारा नियंत्रण, बड़े अच्छे धनुर्धर होगे, बड़े अच्छे निशानेबाज होगे, निशाना अच्छा साधोगे, लेकिन वो निशाना लग ही जाएगा, यह कोई तय नहीं है। इसलिए आप सभी का केवल कर्म पे अधिकार है, आप अपना-अपना बेस्ट एफर्ट लगाइए, अच्छा प्रदर्शन करिए, नहीं होगा तब भी कोई बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके स्ट्रेस नहीं लेना है। हो भी जाएगा तब भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के अहंकार में नहीं होना है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे अच्छे अभ्यर्थी हैं, जो कि मेरे ही द्वारा उनको ट्रेनिंग दी गई। हमने बहुत दिन-दिन रात करके, और आज अब मैं उनसे बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो मुझे ही न जाने कितने ज्ञान दे रहे हैं, और कितनी ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो, तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप कभी भी अहंकार ना लाइएगा अपने अंदर, और कभी भी बहुत ज़्यादा निराश मत होइएगा। होता है तब भी संभव, नहीं होता है तब भी संभव। मैं जानता हूँ नहीं होगा तो बहुत के लिए टफ हो जाएगा लाइफ़, लेकिन फिर भी अभी तक तो मतलब क्या है, जीवन का आधा, अमूमन यहाँ पे जितने जुड़े हुए हैं, अपने जीवन का आधा से अधिक समय बिता चुके हैं, और बहुत कम ही जीवन बिताना बाकी है ना? तो इसी तरह अपने आप को पॉज़िटिव रख के रहिएगा। बस मैं यही, क्योंकि आगे जनरल मीटिंग हम कब रखेंगे नहीं पता। ओके, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी आप लोगों को। जी। अच्छा, बोलिए। प्रमोद सर को बोल लेने दीजिए, इसके बाद बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न के उत्तर आप सही देते हैं, इसके बावजूद आपको जो है ना, अपने जगह से हिलाने के लिए, डिगाने के लिए आप डगमग तो नहीं हो रहे हैं, आप स्टेबल तो हैं ना अपने उत्तर पे, आप कन्फर्म तो हैं ना कि यही चीज़ है। तो कई बार आपसे हम भी ऐसा करते हैं, मॉक इंटरव्यू में ऐसा करते हैं कि आर यू श्योर? आर यू श्योर कि आप जो कह रहे हैं यही है? हम भी ऐसा पूछते हैं, तो फिर क्या होता है? नहीं सर, थोड़ा-सा डाउट है, बस हो गया। आपने यहीं पे अपना पोज़ीशन डाउन कर दिया। तो कई बार आपसे ऐसा होता है कि आपकी सियोरिटी को जाँचने के लिए भी ऐसा कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब 2-3 बार इस तरह से कह दिया जाए, तो आप सँभल जाइएगा कि कहीं हमने ही तो गड़बड़ नहीं कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और, कि अगर आपके प्रश्न को 2 बार रिपीट कर दिया गया, तब एक चीज़ और समझिएगा कि अगर प्रश्न को 2 बार रिपीट किया जा रहा है, इसका मतलब कि आप उत्तर सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, कहीं न कहीं थोड़ा उत्तर से भटक रहे हैं, ओके? तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न प्लीज़। ए ए एक एक मिनट, नितिन सर प्लीज़ आप हैंडल करिए ना, एक-एक लोग का नाम लीजिए, जो लोग बोलेंगे वही आप मतलब। नितिन सर, नितिन सर, नितिन सर।